Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 14th of April. So let's begin 5 important topics for the day, and the first topic of the day is that India Meteorological Department IMD ने फोरकास्ट किया है नॉर्मल मॉनसून फॉर 2023। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे IMD जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में आता है, तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि भारत में आप देखोगे तो 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है फॉर साउथ वेस्ट मॉनसून, यानी कि जो हमारे समर सीजन में रेनफॉल होता है जून टू सितंबर, उसमें एवरेज रेनफॉल होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो LPA जो है रेनफॉल का, ये प्रेसिपिटेशन है जो रिकॉर्ड किया जाता है पर्टिकुलर रीजन में फॉर अ गिवन इंटरवल। ठीक है, जैसे कि एक मंथ में या एक सीजन में एवरेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड लाइक 30 इयर्स और 50 इयर्स। तो एक महीने में कितना हुआ है और फिर ये हम एवरेज निकालते हैं कि 30 साल में कितना होगा, 50 साल में कितना होगा, और उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इन लास्ट 4 इयर्स, पिछले 4 साल में 2019 से 22 में भारत ने रिसीव किया है नॉर्मल से लेकर के अबव नॉर्मल रेनफॉल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो IMD ने फोरकास्ट किया है जो बेसिकली 3 फैक्टर्स को ध्यान में रख करके बताया है। एक तो एल नीनो की ये डेवलपमेंट जो है वो एसोसिएटेड है डिमिनिश्ड रेनफॉल इन इंडिया से। दूसरा IOD इंडियन ओशन डाइपोल, तो ये रेफर करता है डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर्स, जो सी सरफेस है उनके टेम्परेचर्स में जो डिफरेंस है इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट जो है इंडियन ओशन का, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों के सी सरफेस टेम्परेचर में जो फर्क आता है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल है। पॉजिटिव IOD होगा तो ये भारत के लिए बेहतर माना जाता है कि रेनफॉल होगा, और नेगेटिव होने से ड्रॉट। ठीक है, एल नीनो जब रहता है तो भी ड्रॉट ही देखने को मिलता है अमूमन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्नो कवर का, तो विंटर और स्प्रिंग स्नो कवर जो है वो एक्सटेंड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सब्सिक्वेंट समर मानसून रेनफॉल। तो ये कुछ कैटेगरी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बहुत रेलिवेंट तो ये नहीं है। एल नीनो क्या है, तो एल नीनो एक वार्म फेज है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के वजह से होता है, जहां पे अनयूजुअल वार्मिंग हो जाता है सरफेस वाटर्स का इन ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। ठीक है, यानी कि जो ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है उधर से लेकर के ये गर्म पानी जो है वो आ जाता है फ्रॉम मतलब पेरू से जो चलता है, और वहां से लेकर के ऑस्ट्रेलिया में ये इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होता है इस वाले रीजन में। और कोल्ड वाटर क्योंकि वहां जाता है, तो इस वजह से आप देखोगे तो वो पेरू वगैरह का जो रीजन है नॉर्मल टाइम्स में क्या है कि देखिए आप साउथ अमेरिका कोस्ट में आप देखोगे तो नॉर्मल टाइम्स में कोल्ड वाटर वहां पे होता है, फिशिंग इंडस्ट्री भी बूम करती है, और ऑस्ट्रेलिया में गर्म पानी होता है, लो प्रेशर, तो रेनफॉल होता है। लेकिन जब एल नीनो होता है तो वाइसी वर्सा हो जाता है। एल नीनो में पेरू के तट पर अब गर्म पानी और इधर ऑस्ट्रेलिया के तट पर ठंडा पानी, और यहाँ पर अब प्रेशर भी नहीं मतलब उस तरीके से रहता है हाई प्रेशर, तो रेनफॉल भी नहीं होगा, इस वजह से ड्रॉट। और ला नीना जो है वो कूल फेज है ENSO का, और 2019 से है। भारत जो है वो इन्फ्लुएंस में है ला नीना के, जहां से सब्सटेंशियल मॉनसून रेन्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट बाय यूनिसेफ। डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया है, तो यह यूनिसेफ के द्वारा लाया गया है। रिपोर्ट एग्जामिन करता है ट्रिपल बर्डन वाटर का, सैनिटेशन का और हाइजीन का। वॉश, वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, वॉश जो कि रिलेटेड थ्रेट्स है फेस्ड बाय चिल्ड्रन। वॉश एक कलेक्टिव टर्म है जो एक्सेस करेगा सेफ ड्रिंकिंग वाटर को, इंप्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज को, और मेंटेन बेसिक लेवल ऑफ हाइजीन। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये लेस देन 50% एक्सेस दिया गया है एटलीस्ट बेसिक वाटर सैनिटेशन सर्विसेज का, और टॉप 20 जो कंट्रीज है उसमें हाईएस्ट बर्डन है डेथ्स का जो अनसेफ वॉश के वजह से होता है बच्चों में, और 25% जो कंट्रीज है वो हाईएस्ट रिस्क पे है क्लाइमेट और एनवायरमेंटल रिस्क से। रिपोर्ट्स की माने तो 600 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्टिल लैक करते हैं सैनिटेशन वगैरह, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हो कि मतलब हर साल 4 लाख बच्चों की डेथ भी होती है बिलो 5 इयर्स, और ये आप मेंस में कोट कर सकते हैं। और ट्रिपल बर्डन जो है वो ज्यादातर 10 कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड है जो कि सब सहारन अफ्रीका वाले रीजन में आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो स्केल अप किया जाए करंट इन्वेस्टमेंट, ताकि वॉश रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो हम अचीव कर सके बाई 2030, और ये स्ट्रेंथन करेगा रेजिलियंस वगैरह। ठीक है, और बाकी आप देखोगे तो इफेक्टिव और अकाउंटेबल रखा जा सके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज महात्मा ज्योतिराव फुले। वो दोनों जो टॉपिक्स थे वहां से प्रीलिम्स के लिए तो सिर्फ रिपोर्ट पूछा जा सकता है, मेंस के लिए कुछ पॉइंट्स थे।
तो प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में ट्रिब्यूट दिया है सोशल रिफॉर्मर को महात्मा ज्योतिराव फुले को उनके बर्थ एनिवर्सरी पे। नाउ इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था सतारा महाराष्ट्र में। तो ये कहां से रिलेटेड है? महाराष्ट्र से। और ये एक पावरफुल एंटी अपर कास्ट और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इस वजह से उसके अगेंस्ट में ये थे कि मतलब उनके खिलाफ जो भेदभाव होता था वो ना हो, और इस वजह से उन्होंने एक एंटी अपर कास्ट और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी मूवमेंट भी चलाया था। ये एक प्रोलिफिक सोशल एक्टिविस्ट थे और कहीं ना कहीं ये विमेंस एजुकेशन को लेकर के भी भारत में काफी काम किए थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो इनकी पत्नी सावित्रीबाई जो है वो एस्टैब्लिश करी थी फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया इन पुणे इन 1848। डायरेक्ट सवाल आता है वन लाइनर एग्जाम्स में कि पहला जो गर्ल्स के लिए स्कूल एजुकेशन चालू किया गया था वो किसके द्वारा? तो सावित्रीबाई फुले के द्वारा। कहाँ पे? तो पुणे में। और कौन से साल में? तो 1848 में। और ये एस्टैब्लिश करी थी एक आश्रम भी यंग विडोज के लिए, और इवेंचुअली वो एक एडवोकेट भी बनी आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज का। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो फुले ने एस्टैब्लिश किया था सत्यशोधक समाज। डायरेक्ट सवाल आता है कि सत्यशोधक समाज को किसने फाउंड किया था? तो ज्योतिराव फुले ने। और फुले ने कॉइन किया था दलित शब्द को, जिसका मतलब है कि क्रश किया जाता हो जिसको। और ऑनर की बात कर लेते हैं तो उनको टाइटल दिया गया था महात्मा का बाय सोशल एक्टिविस्ट विठल राव कृष्ण जी वांडेकर। डायरेक्ट सवाल आता है कि ज्योतिराव फुले को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया गया था विठल राव कृष्ण जी वांडेकर के द्वारा। विठल राव कृष्ण जी वांडेकर के द्वारा, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उनके मेजर पब्लिकेशंस के सवाल आते हैं तो तृतीय रत्न पोवाड़ा जो कि छत्रपति शिवाजी राजे भोसले यांचा, और इसके अलावा गुलामगिरी, इस पे सवाल कई बार आता है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ज्योतिराव फुले जी के द्वारा। और श्वेत कार्याचा असुर। तो ये सारे कुछ मेजर पब्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो आरबीआई ने आप देखोगे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी स्टॉप कर दिए हैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी है जो एम करता है कि वो इन्फ्लेशन रेट को कहीं ना कहीं एक टारगेट के आसपास रख सके। और न्यूजीलैंड, कनाडा और यूके जो है वो फर्स्ट 3 कंट्रीज है जो इंप्लीमेंट किए हैं फुल्ली फ्लेज्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो आपको ये कंट्रीज का नाम नहीं याद रखना है। भारत में आरबीआई ने एक लीगल मैंडेट निकाला है जो मेंटेन करेगा इन्फ्लेशन रेट को 4 विद अ लीवे ऑफ ±2% के आसपास। मतलब आप देखोगे तो 2 से 6 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग तरीके हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना, इससे मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा इकोनॉमी में। और एग्जांपल आप देखोगे तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी होता है बैंक में तो उसको आरबीआई जो है वो मार्केट से सक कर लेता है। ये साइमल्टेनियसली चलता है। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है रिजर्व रेशियो। तो ये इंक्रीज किया जाता है ताकि मनी सप्लाई को कम किया जा सके, और साथ साथ में करेंसी एक्सचेंज को भी स्टेबलाइज करना ताकि कहीं ना कहीं जो एक रिजर्व है डोमेस्टिक करेंसी का वो मेंटेन रह सके। और लास्ट टॉपिक हमारा दैट इज यूएन डेमोक्रेसी फंड। नाउ ये क्यों न्यूज़ में है? तो भारत चौथा हाईएस्ट डोनर बन गया है जो यूएन डेमोक्रेसी फंड में है, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो हम फंड कर रहे हैं जो कि लिंक भी है इवन जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। तो जिसको नहीं पता होगा हमने जॉर्ज सोरोस के ऊपर एक वर्ल्ड अफेयर्स में वीडियो भी किया है कि जॉर्ज सोरोस कौन है, तो आप इस वीडियो के बाद में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो ये एक फंड जो है वो यूएन का जनरल ट्रस्ट फंड है जो प्राइमरी पर्पस है सपोर्ट करना डेमोक्रेटाइजेशन का अराउंड द वर्ल्ड। इसको एस्टैब्लिश किया गया था यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान के द्वारा जुलाई 2005 में, और एज अ सेक्रेटरी ये जो फंड है वो कहीं ना कहीं यूएनडीएएफ में है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग एनजीओ वगैरह, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, और ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे चलता है गवर्नमेंट्स की, कोई इसमें अलग से फंडिंग नहीं है, वॉलंटरी है। ठीक है, तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था, और आज 14 अप्रैल भी है तो अम्बेडकर जयंती भी है, तो साथ साथ में कहीं ना कहीं आप लोग अपनी पढ़ाई सिंसियरली जारी रखिए। और जैसा कि करंट अफेयर्स का हमारा जो सिलसिला है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर आप लोग चाहते हो कि 6 मंथ्स का कंपाइलेशन मिल सके आपको या क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आप चाहते हो करंट अफेयर्स को कवर कराना तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रख करके। तो आप अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करिएगा अगर वैसा कुछ डिमांड आता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। हाँ, आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, उसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में कमी ना करें, उसके हिसाब से आप बताइएगा तो हम नेक्स्ट वे में प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।